टीचर जब 2 घंटे पढ़ाने का सोचता है ना किसी बच्चे को, तो वो ये बात सोचता है कि यार मैंने थोड़ी देर बाद साल एंड दिन है। जिसको 1 घंटा पढ़ाना होता है ना उसको सारा पढ़ा देते हैं कि यार घर जाके आराम ना साल नहीं, ठीक है। 2 घंटे जिसको पढ़ाना होता है उसको मैंने दरमियान में आपको हर थोड़ा पढ़ाने के बाद आपको मैंने टाइम देना है कि आप बेटे इसको पढ़ें, समझें, कोई सवाल है पूछें। उसके लिए अटेंशन चाहिए होती है ज़्यादा, चूँकि मेरा दिल ये है कि इन 40 दिनों में हम सब कुछ बहुत अच्छे से कवर करें। जो बच्चा सीरियस हो गया है ना वो इस 40 दिन में वो अचीव कर लेगा जो प्री रिजल्ट वाला बच्चा नहीं कर पाया नॉन सीरियस होने की वजह से। ये बात मैं उस दिन भी कही थी, मैं आज भी कह रहा हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा चेहरे आज नए नज़र आ रहे हैं तो मुझे ये बातें दोहरानी पड़ी। मैं बस ये कोशिश करूँगा हर चीज़ आपको उतनी ही डिटेल में पढ़ाई जाए। दरमियान में गैप्स होंगे, उन गैप्स में आपने जो चीज़ नहीं समझ आ रही, जो चीज़ प्रॉब्लम कर रही, मौके पे ही पूछ लेना, यार मेरी बात समझ आ रही है। आपको मैंने आपको बताया कि भाई ये मैंने आज ये वाली स्लाइड अभी पढ़ा दी है, अब मैंने वहाँ पर बैठ गया और कहा जी एक बार इसको पढ़ लें, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप उसको पढ़कर जहाँ कहीं प्रॉब्लम फील हो उसको बहुत अच्छे से लेके चलें। यार मेरी बात समझ आ रही है सर? शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब टैक्सेशन सर जी, इसकी बेस हम ऐसे बनाते हैं कि आज से 10 साल पहले हम 4 भाई थे, चारों पढ़ रहे थे। अब्बू जॉब कर रहे थे, घर का निज़ाम अब्बू ही चलाते थे। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग बड़े हो गए, मैं सीए करके एक इंजीनियर बन गया, एक डॉक्टर बन गया। अब सिस्टम ये हो गया है, अब्बू रिटायर हो गए हैं, हम लोग घर में कंट्रीब्यूट करते हैं। आज घर में क्या पकना है मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि मैंने महीने का ₹1,00,000 दे दिया हुआ है। किचन सारी चीज़ें आप अब्बू संभाल लेंगे। मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैंने किचन के हवाले से ₹1,00,000 महीने का देना है, ₹1,00,000 एक भाई ने देना है, ₹1,00,000 ने देना है, ₹1,00,000 ने देना है। अब हम सब कंट्रीब्यूट करते हैं घर में। घर का निज़ाम अल्लाह का शुक्र है स्मूथली चल रहा है। सर इस घर के निज़ाम, इस घर का अब्बा तगड़ा था तो वो घर चला रहा था। जिस घर में वालिद जॉब नहीं कर रहे होते और वो उतने पैसे नहीं कमा रहे होते तो फिर घर का खर्चा किसने उठाना? उसके रहने वालों ने। जो घर में रह रहे हैं उन्होंने ही खर्चा उठाना है ना सर। सर जी हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो हुकूमत है या तो वो तगड़ी हो, उसके पास इतने पैसे हों कि वो मुल्क चलाए, और अगर हुकूमत नहीं चला पा रही तो कौन चलाएगा? उसमें रहने वाले लोग। या मेरी बात पिक कर रहे हो सर? हम लोग जो टैक्स देते हैं असल में ये वो कंट्रीब्यूशन है जो अवाम दे रही है। किसको? हुकूमत को, ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। यार मेरी बात समझ आ रही है? इसको ऐसे कह लो या ऐसे कह लो कि मुल्की खर्चे पूरे करने के लिए जो पैसा हम हुकूमत को देते हैं या अवाम हुकूमत को देती है, इसे टैक्स कहते हैं। या ये कह लीजिए कि टैक्स जो है वो टैक्स ये वो कंट्रीब्यूशन है जो कि अवाम कर रही हुकूमत को, ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। यस और नो? मेरी कोशिश होगी, मैं स्लाइड नहीं बदलूंगा, मैं रुकूंगा। मैंने आपको साथ साथ सांस देना है, चूँकि हमने टेस्ट मैच खेलना है, हमने 2020 नहीं खेलना। ये मैंने इतना सा पढ़ाया, आपके सामने स्लाइड है, आप ये पढ़ेंगे, आप ये समझेंगे, फिर आगे चलेंगे। सर जी
एक बार इसको पढ़ लीजिए। रेजेस रेवेन्यू इन ऑर्डर टू, सर जी ये जो रेवेन्यू रेज हो रहा है सर, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो पैसा आ रहा है, ऐसा ही है ना। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेवेन्यू है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है। सर जी ऐसा ही है ना। और जो अब्बू पैसे ले रहे हैं लाख लाख रुपए भाइयों से, अब्बू के लिए वो रेवेन्यू है और हम सब के लिए वो खर्चा है। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? लो सर ये टैक्स का निज़ाम है। इस बात को एक दूसरे तरीके से पिच करता हूं, दूसरा अंदाज बात करने का ये है कि सर मैं यहाँ से बाहर निकला और एक बंदे ने हेड पे गन रखी और कहा जी निकाल दो सब कुछ। मैंने पर्स वगैरह सब कुछ निकाल दिया, उसको दिया। उस बंदे ने मुझे कहा, मैं हैरान हो गया, अभी मुझे समझ नहीं आया मैं करूं क्या। इतने में एक और भाई गुजरे थे, उन्होंने सारा वाक़या होते हुए देखा था। तो कहते कि भाई आपको ना आपके पर्स में शनाख्ती कार्ड था? मैंने कहा हाँ जी। आपको फ़ौरन ना थाने जाके रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। इतने में 15 पे किसी ने कॉल कर दी भी थी, पुलिस इधर आ गई। आई, उन्होंने पूछा कि, मैंने कहा जी इस तरह मैं बाहर था, एक साहब थे, उनने हेलमेट पहना हुआ था, कानून की पूरी पाबंदी की थी, तो उन्होंने जनाब मुझसे सब कुछ स्नैच कर लिया। उनने अपनी रिपोर्ट लिखी और वो चले गए। मेरा सवाल आपसे ये, मुझसे उन्होंने कोई पैसे लिए हैं? कोई पैसा नहीं लिया। पैसा तो ले ही नहीं सकते थी, सारा कुछ वो ले गया बंदा। अब सवाल ये है, क्या ये जो पुलिस की गाड़ी आई, इस गाड़ी में डीजल पड़ रहा था, तो ये डीजल के पैसे किसने दिए? गवर्नमेंट ने। वो जो लोग आए उनको वो तनख्वाह ले रहे हैं, उसकी तनख्वाह कौन दे रही है? गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट के पास पैसा किधर से आ रहा है? टैक्स का पैसा। टैक्स कौन दे रहा है? तो यार मेरी बात समझ आ रही है? यानी हमारी कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के पास जा रही है। उस गवर्नमेंट हम जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उससे हमें ये सारी सहूलतें मिलती हैं। अल्टीमेटली टैक्स का पैसा वो पैसा है हम कंट्रीब्यूट करते हैं गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट मुल्क को बेहतर तरीके से चलाए। और अल्टीमेटली निज़ाम चलने से फ़ायदा किसको होगा? अवाम को ही होगा। तो अवाम से बहुत से जगहों पर यह भी कहा जाता है, एक अच्छा टैक्स का निज़ाम वो है जिसमें जो बंदा जितना टैक्स देता है ना उसको उतना फ़ायदा होना चाहिए। और हमारे पाकिस्तान में जो लोग टैक्स नहीं देते या नहीं देना चाहते, उसकी रीज़न भी ये है, उन्हें उसके जवाब में कुछ मिलता नहीं। मेरा एक दोस्त है, कनाडा में होता है, मैंने उसे फ़ोन किया, उसने मुझे अपनी सैलरी बताई है, वो मैं कहता है मेरा 40% टैक्स कटता है। मैंने कहा यार मुझे भी 26% 28% टैक्स लगता है मुझे। तो कहने लगा कि यार चलो हमें तो 40% का कुछ मिलता भी है, उसको वो टैक्स देने के वो सिक्योरिटी है, इंश्योरेंस है, वो अनएम्प्लॉयड हो गया था तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता रहा है, उसकी बेटी भी है, तो वो कहता है कि बस ऐसे ही गए हैं और हमारा कोई ख़र्चा नहीं हुआ। तो हालांकि ऑपरेशन था और उसके अखराजात हमारे यहाँ काफ़ी होते हैं, लेकिन उसका कोई ख़र्चा नहीं था, बल्कि उसको अब बेटी जब की हुई है उसको अलहदा से तो गवर्नमेंट पैसे देती है बच्चों के लिए। मकसद बात करने की ये सारी है कि ये वो बेनिफिट है जो आवाम को मिलते हैं इस टैक्स के पैसे से। एक चीज़ और मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग अपने माइंड में रखें, हम निज़ाम की डिस्कशन कर रहे हैं, आइडियली निज़ाम होना कैसा चाहिए ये एक अलग बात है, निज़ाम कैसा होना चाहिए इसकी डिस्कशन करें। कैसा है ये बड़ी मुश्किल बात है, हम इस पे अपना खून नहीं जला सकते।
यानी मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि लाल लाइट हो तो आपने इशारे पे रुकना है, और सारे रुकते हैं, आपने भी रुकना है। अगर आप हर वक्त यही सोचते रहेंगे ना, रुकता कौन है, तो ना आपको सिस्टम की भी सही से समझ नहीं आएगी। बस असल पॉइंट ये है, ये बात समझाना कि टैक्स का वो निज़ाम है जो टैक्स एक निज़ाम है, हम अवाम गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करती है ताकि गवर्नमेंट ने जो खर्चे करने मुल्क चलाने के लिए वो खर्चे किए जा सकें और मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। मैंने आपको एक एग्जांपल जॉइंट फैमिली की दे दी, एक एग्जांपल ये पुलिस वगैरह वाली दे दी। हस्पतालों में जो 2 रुपए की पर्ची पे डॉक्टर चेक कर रहा है, वो 2 रुपए की वो वही वाला डॉक्टर है जो शाम को जब अपने क्लिनिक पे आके देखता है तो 5,000 रुपया लेते हैं। क्या ऐसा नहीं है सर? वो आपको फायदा गवर्नमेंट दे रही है। आपके सरकारी स्कूलों में वो टीचर जो बच्चों को बहुत ज्यादा डंडे मारता है अपनी अकेडमी, वो प्यार से भी पढ़ाता है। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? वो बुनियादी तौर पे क्या है कि वो आपको सहूलत मिल रही है। सर ये सहूलत अवाम को कौन दे रही है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? अवाम से। और अवाम जो कंट्रीब्यूट कर रही है जिस चीज के तहत, उसे क्या कहते हैं? तो यह टैक्स का बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है। असल में 3 मकासद हैं टैक्स के, मेजर बुनियादी मकासद। सबसे पहला कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू टू रन एंड एडमिनिस्टर गवर्नमेंट, सबसे पहला और मेजर तो है पैसा। दूसरा टू यूज एज द टूल फॉर इंप्लीमेंट ऑफ इट्स पॉलिसीज, अपनी पॉलिसी पर अमल दरामद करने के लिए। अब मैं बहुत से बच्चों के पास देख रहा हूं कि किताब नहीं है। मैं भी कह देता हूं कि सर जी अगर कल जिस बच्चे के पास किताब ना हुई उसे 200 रुपया फाइन होगा। मैंने ये बात अभी की है तो पीछे एक स्टूडेंट ने दूसरे कान में कहा, देखा कमाई करने के तरीके। सर जी क्या मैंने ये बात इसलिए की है कि आपसे पैसे कमाऊं? सर मैंने किस लिए की है? ताकि पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाया जा सके, ताकि कल जब आप आए तो आपके पास बुक हो। यार मेरी बात पिक कर रहे हो? ये जो टू यूज एज अ टूल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, इसका ये मतलब टू यूज एज अ टूल फॉर इंप्लीमेंटेशन। पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाना वाज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव आपसे पैसे कमाना। यार मेरी बात समझ आ रही है? तो टैक्स का असल मकसद तो पैसे कमाना है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ये कह देती है कि जी आपने अगर लग्जरी गाड़ी इंपोर्ट की तो हम उस पर 200% टैक्स लगाएंगे, वहां पर 200% टैक्स कमाना असल हदफ नहीं है, वहां पर लग्जरी गाड़ी की इंपोर्ट को रोकना असल हदफ है। यार मेरी बात समझ आ रही है? तो बाज़ औक़ात अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में बंदों के खाने के लिए नहीं है, लोग बड़ी मिकदार में कैट और डॉग फूड इंपोर्ट करते हैं। अब गवर्नमेंट उनको मना नहीं करती, ये कह दीजिए आपने कैट और डॉग फूड इंपोर्ट करना है, इस पर 200% टैक्स लगेगा। अब यहाँ वहाँ पर भी एक डिस्करेज करना है कि भाई आप ये काम मत करें, नहीं तो हम आपसे ज़्यादा टैक्स लेंगे। ठीक हो गया सर? टू यूज एज अ टूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। और नीचे फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सर जी 10 करोड़ की गाड़ी पर 4 करोड़ रुपए का टैक्स वसूल किया है, और ये 4 करोड़ रुपए कहां खर्च किए हैं? और ही ट्रेन बनाने में। तो आप देख रहे हैं अमीर से पैसा लेके गरीब में खर्च हो रहा है। यस और नो? ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये क्या है? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सर जी इसको पढ़ लीजिए।
सर जी पढ़ लिया, ये 3 बातें होगी। आगे आगे नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, नॉन रेवेन्यू। सर जी अब तक आपके साथ रेवेन्यू नॉन रेवेन्यू की बात हो रही थी, ये प्योरली अब नॉन रेवेन्यू की बात हो रही है। यहाँ पैसे के अलावा और क्या मकसद है सर? Taxation is also utilized as a tool to carry out the national objective of social and economic development. Sir, taxation is utilized as a tool to carry out the national objective of social and economic development. Sir, social development कैसे होती है और economic development कैसे होती है? सर जब सोसाइटी में सब लोगों के लिए वेल्थ इक्वली तकसीम हो रही हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ फेयर हो, तो ये सोशल डेवलपमेंट है। सर यही इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इन टर्म्स के अमीर से पैसा, अमीर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? सर आप इंपोर्ट कम करें, एक्सपोर्ट बढ़ाएं, क्या ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या नहीं है? सर टैक्स वाले पता क्या करते हैं? सेल्स टैक्स एक्सपोर्ट पे माफ कर दिया, इंपोर्ट लग्जरी की इंपोर्ट पे बढ़ा दिया। इस टैक्स लगाने का असल मकसद क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरी तरफ देखिए सोशल डेवलपमेंट, तो भैया सोशल डेवलपमेंट क्या है? सोसाइटी डेवलप करे, मुआशरा डेवलप करे, अमीर आदमी से पैसे वसूल करके गरीब आदमी पे खर्च करना, क्या सोशल डेवलपमेंट होगी या नहीं होगी? किसी अमीर आदमी से टैक्स वसूल करना और यूनिवर्सिटी पे लगा देना, एजुकेशन पे लगा देना, ये सर सोशल डेवलपमेंट है। तो भैया आपका टैक्स को टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। लोग पता कैसे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है? सर जी एक इलाका है पूरा, उस इलाके को जो है एक इन्वेस्टर्स को बुलाया जाता है और कहा जाता है जो इन्वेस्टर इस इलाके में इन्वेस्टमेंट करेगा ना उसको 5 साल के लिए टैक्स माफ कर देंगे। तो ये सर सोशली डेवलप किया जा रहा है, सोसाइटी बेहतर बनाई जा रही है। सर जी लोग क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब हुकूमत इस तरह के इंसेंटिव देती है तो उस इलाके में क्या होगा? उस इलाके में जहाँ पर लोग सिर्फ देख ही ये रहे थे कि जो बंदा भी कमाता है डाके से ही कमाता है, उसे पता चलेगा कि नहीं यार नौकरी करके ही पैसे कमाए जा सकते हैं और एक सोसाइटी बेहतर डेवलप होती है। तो ये सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ये बात है। सर दूसरा वीक एंटरप्राइज को स्ट्रेंथन करना। सर जी अभी आपका कोविड गुजरा है, कितनी दुनिया है जो क्या हो गई है? फारिग हो गई है, मतलब बिजनेस ख़त्म हो गए हैं। अब टेक्सटाइल वालों ने कहा है मिसाल के तौर पे कि जी हम तो मिल बंद कर रहे हैं। अब एक टेक्सटाइल मिल में मिसाल के तौर पे 12,000 बंदा काम करता है, मिल बंद होगी तो 12,000 बेरोज़गार हो जाएंगे, तो 12,000 लोगों के घरों में मसाइल बन जाएंगे। यार मेरी बात समझ आ रही है? इस तरह की एंटरप्राइज का फिर गवर्नमेंट पता क्या करती है? फिर गवर्नमेंट हाल ये करती है कि उन्हें कहती है कि आप फैक्ट्री बंद ना करो, हम आपको 3 साल का टैक्स माफ़ कर देते हैं, या आप फैक्ट्री बंद ना करो हम आपका टैक्स आधा कर देते हैं। गवर्नमेंट ऐसी कमज़ोर इदारों को टैक्स एग्जेम्पशन यानी टैक्स माफ़ी या अदर टैक्स इंसेंटिव या और दूसरे इंसेंटिव देती है ग्रोथ के लिए। सर जी इदारा बंद ना करो, इदारा चलाते रहो, हम आपका टैक्स आधा कर देंगे, टैक्स माफ कर देंगे, अगले 3 सालों का भी टैक्स माफ कर देंगे। यार मेरी बात समझ आ रही है? सर ये भी टैक्स यानी टैक्स को हरबे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी कमजोर इदारों को स्ट्रेंथन करने के लिए। सर लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। सर जी इस पेन की एग्जांपल ले लीजिए, ये पेन पाकिस्तान में बिक रहा है 20 रुपए का। यही पेन एक बंदा उठा के चाइना ले गया,
चाइना वालों को कहा कि जी मुझे इस तरह का पेन बना दो। चाइना वालों ने कहा ठीक है हम 8 रुपए का बना देंगे। वो वहाँ से 8 रुपए का लेके आकर यहाँ पे 10 रुपए का बेचने लग जाए। फ़ायदा है ना सर, सारी सोसाइटी को पेन 10 रुपए सस्ता मिलेगा। क्या ये करना चाहिए? या पियानो की कंपनी जिसमें 10,000 बंदा मुलाजम है वो फैक्ट्री बंद हो जाए, हमें 10 रुपए सस्ता पेन मिल जाए। ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में सोचें क्या बेहतर है। सर जी हमें पियानो की फैक्ट्री बचानी है तो हम क्या करेंगे, अब टैक्स वाले अपनी पियानो की फैक्ट्री बचाने के लिए इस पेन जो चाइना से इंपोर्ट हुआ इस पे 200% टैक्स लगा देंगे। अब ये 8 रुपए का पड़ेगा, 16 रुपए इस पे टैक्स लगेगा, ये 24 रुपए का पाकिस्तान में पड़ेगा, जबकि पियानो वाला 20 का बेच रहा है। अपनी इंडस्ट्री को क्या किया, प्रोटेक्ट। सर जी आपकी जापानी गाड़ियां जितनी तेजी से पाकिस्तान आ रही थी और बिक रही थी ना, आपके यहां से सारी खत्म हो जानी थी, सुकी करोला सब। जापानी 660 सीसी गाड़ी में जो ऑप्शंस हैं वो अक्सर ऐसी ऑप्शंस थी जो सिटी में थी, और जो थोड़ी सी बेहतर गाड़ी थी उनकी 22-25 लाख वाली, उसमें तो 60 लाख वाली गाड़ियों वाली सारी ऑप्शंस मौजूद थी। तो अब क्या करें, ईरान वो जापान से ही गाड़ियां मंगवा लेते हैं, अपनी फैक्ट्रियां बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 3 लाख बंदा काम करता है, सबको बेरोजगार कर दें? नहीं, उन्होंने क्या सोचा है, उन्होंने कहा भाई जो बंदा बाहर से गाड़ी इंपोर्ट करेगा वो 200% टैक्स देगा। यार मेरी बात पिक कर रहे हो? सर अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए टैक्स के हरबे को इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं पर बचाना होता है तो भी टैक्स माफ करते हैं, कहीं पर अपनी इंडस्ट्री को, अपनी वीक इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करना है तो टैक्स माफ कर दिया। अपनी लोकल इंडस्ट्री को बचाना है तो इसी तरह की आइटम जो बाहर से मंगवा रहा है उस पर टैक्स। और यार मेरी बात पिक कर रहे हो? ये लोकल इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए फॉरेन कंपेटिटर के लिए टैक्स बढ़ा दिया एज ए बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज। सर जी हुआ ये कि यूएसए को चाहिए था, यूएसए को चाहिए थी अपनी आर्मी के लिए टी शर्ट्स। उन्होंने इंडिया में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान, इन तीनों मुल्कों को कहा कि जनाब हमें 2 मिलियन टी शर्ट्स चाहिए, आप बताएं आप कितने की हमें बना कर देंगे। तो जनाब एज्यूमिंग की क्वालिटी सेम थी तो इंडिया ने कहा 100 रुपये की, बांग्लादेश ने कहा 90 रुपये की और पाकिस्तान ने कहा 95 की। कौन बिड विन कर जाएगा? बांग्लादेश। यहाँ पर पाकिस्तान में इन लोगों ने अपने जो टेक्सटाइल हैं जो बनाने वाले हैं, इन्होंने गवर्नमेंट को कहा अगर आप हमें 7 रुपये का टैक्स माफ़ कर देना तो ये टेंडर हम विन कर देंगे। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम टैक्स माफ़ कर देते हैं। अब जब इन्होंने 88 कोट किया तो ये विन कर गए। अब आपने गौर किया है ये जो टैक्स कम किया है ये असल में क्या है, ये बारगेनिंग टूल है। तो हमने टैक्स को क्या किया है, बारगेनिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल किया इन ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज। अगला पॉइंट आ गया, टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? सर इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। सर जी कुछ अर्सा पहले ऐसा मैंने खुद भी विटनेस किया है कि जनाब ऑयल की कीमत थी 150 रुपये और इस पर टैक्स लग रहा था 30 रुपये का, मार्केट में बिक रहा था 210 रुपये का फ्यूल पेट्रोल। इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑयल की कीमत बढ़ के 160 हो गई। तो गवर्नमेंट ने पता क्या किया, अपना टैक्स कम करके
210 नहीं बनता यार, इसको जमा करें तो 180 बनता है। गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना टैक्स 30 की बजाय कितना कर दिया, 20 कर दिया, और प्राइस क्या रखी, स्टेबल। यार मेरी बात समझ आ रही है? आपने गौर किया है इन्फ्लेशन को कैसे काउंटर किया गवर्नमेंट ने? बजाय इसके कि कीमतें बढ़ाते उन्होंने उतना टैक्स कम कर दिया, लेकिन कीमत को स्टेबल रखा है, प्राइस लेवल को स्टेबल रखा है। ये नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स के पहले 5 पॉइंट से एक बार रीड करके देखें, सारे समझ आ गए। हाँ जी, चले आगे। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, आगे चलते हैं। टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सर जी, अमीर आदमी पे ज़्यादा टैक्स लगाना और गरीब आदमी पे कम टैक्स लगाना ताकि इनइक्वालिटी थोड़ी कम हो जाए, और अमीर आदमी टैक्स लगा के गरीब आदमी पे खर्च करना। यार मेरी बात समझ आ रही है? और जो BMW इंपोर्ट कर रहा है ना, उससे उस पे 2 करोड़ टैक्स लगाया है और खर्च कहाँ कर दिया उसको? यार मेरी बात समझ आ रही है? उसको ऑरेंज ट्रेन पे खर्च कर दिया है, उस पैसे से जनाब सरकारी स्कूल बना दिया है। तो ये बात है। लो सर, साइंस इन्वेंशन। सर जी, जहाँ पर टैक्स वालों ने, ये टैक्स वालों का मिजाज है, जहां पर रियायत करनी होती है वहां पे टैक्स माफ कर देते हैं, टैक्स कम कर देते हैं, और जहां पर सख्ती करनी होती है वहां पे टैक्स बढ़ा देते हैं या टैक्स लगा देते हैं। या मेरी बात समझ आ रही है? लो सर, अगर साइंस इन्वेंशन, एजुकेशनल एक्टिविटीज और एफिशिएंसी ऑफ लेबर फोर्सेस को इम्प्रूव करना है, वहां पर क्या कर दिया है? टैक्स माफ कर दिया, तो प्रमोट करने के लिए उनको। अच्छा जनाब, प्रमोट करने के लिए साइंस एंड इन्वेंशन, वहां पर टैक्स माफ कर दिया जाता है। और सर, इम्प्लीमेंट लॉज विच एलिमिनेट सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? लाहौर में कीमत है 100 रुपये, मुल्तान में कीमत है 120 रुपये। क्या ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है? लाहौर में टैक्स है 40 रुपये। अब देखना इस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को कवर कैसे किया है। लाहौर में टैक्स है 40 रुपये, मुल्तान में टैक्स है 20 रुपये। कीमत दोनों जगह पर कितनी है? यार आपने गौर किया कि टैक्स ने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे एलिमिनेट किया है?
वहां पर टैक्स ही उतना काम कर दिया कि प्राइस क्या हो जाए, एलिमिनेट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एलिमिनेट हो जाए, कीमतें बराबर हो जाए। शाबाश सर। सिगरेट पर टैक्स क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया जाता है। क्यों? डिस्करेज करना चाहते हैं ना इसको, अनडिजायरेबल सेक्टर। अभी पिछले दिनों काफी ज्यादा टैक्स बढ़ाया गया है और मजीद भी इनका प्लान है कि बढ़ाएं। आपके मुल्क में जो महंगाई हुई है उसमें रीज़न सिर्फ डॉलर नहीं है, उसमें एक बड़ा अहम रीज़न टैक्सेस का इंक्रीज भी है। लेकिन चूँकि डॉलर का इम्पैक्ट ज़्यादा था तो सब लोगों को डॉलर की तरफ दिखाया गया, हालांकि टैक्सेस काफ़ी बड़े हैं। अब अनडिज़ायरेबल सेक्टर, जो कोक की, स्प्राइट की प्राइसेस बढ़ी हैं, उसमें एक मेजर इम्पैक्ट किसका है, टैक्सेस का। आपको पता है एसबीआई से कोक क्यों नहीं मिलती? सर जी नोटिफिकेशन है हेल्थ की तरफ से, हाँ, कि आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कार्बोनेटेड ड्रिंक बेचने की इजाज़त नहीं है। ये जितने भी बेच रहे हैं ना, ये भी इलीगल कर रहे हैं। कार्बोनेटेड की बात करूँ, इसमें सारे आ जाएंगे ना, अलग-अलग नाम लेना तो काफ़ी लंबा हो जाएगा सर, ठीक है। हमारे पास मिल रही है, नहीं हो सकता जी सर। असल में हमारी इस बारे में बात हुई है और कार्बोनेटेड ड्रिंक की इजाज़त नहीं है, चूँकि वो, अब मैं आपको सिर्फ एक ये बात बताता कि डिस्करेज किया जाता है। टू इम्प्लीमेंट लॉज विच एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन, अगर डिस्करेज करना उसको, एक ये डिस्करेज कर दे, टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ाने से कीमत बढ़ गई तो वो डिस्करेज हो गए। टू डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, अच्छा ये बड़ा एक अहम पॉइंट है जिस पर मैं अभी बात करना चाह रहा हूं, और वो है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। सर इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना होता यह है कि जो कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं ना, दे आर नॉट डॉक्यूमेंटेड। मैंने कैश मजीद से लिया, आगे रमीज़ को दिया, रमीज़ ने हमीद को दिया, हमीद ने इकराम को दिया, उसका कोई हिसाब नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं। लेकिन अगर हमीद ने मेरे अकाउंट में आया, मैंने लतीफ़ को दिया, लतीफ़ के अकाउंट में भेजा, लतीफ़ ने इकराम को भेजा, अब ये जो फ्लो कर रहा है ना कैश अकाउंट्स में, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। यार मेरी बात पिक कर रहे हो? टैक्स वाले कहते हैं कैश ट्रांजैक्शंस को डिस्करेज करते हैं। क्यों? बिकॉज इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। तो फिर किया क्या जाए इसके जवाब में? वो कहता है करना क्या चाहिए, वो कहता है बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांजैक्शंस की जाए, जो कि क्या हो, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड। बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांजैक्शंस की जाएं जो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड हो। सर जी मेरी बात पिक कर गए? ये नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स की बात है, इसमें हमने ये सारी बातें कर दी। एक बार ये वाली स्लाइड भी पढ़ लें, फिर मैं आगे चलूँगा। चलूं आगे भाई? हाँ, ये एग्जाम्पल है इनकरेज करने की, यानी बैंकिंग। अब
जो बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांजैक्शन करेगा उसको इनकरेज किया जाएगा। चूँकि रेस्टोरेंट्स वाले शो नहीं ना करते, रेस्टोरेंट वाले अब भी क्या करते हैं, जो बैंक से ट्रांजैक्शन की जाती है ना वो उसको डिस्करेज करते हैं। उनकी सेल है मिसाल के तौर पर एक दिन की 10 लाख की, वो कहते हैं हमारी सेल ही 18,000 की भी है। इतना बड़ा डिफरेंस होता है। अब गवर्नमेंट ने कहा कि जो बंदा कार्ड के थ्रू पेमेंट करेगा उसको 16% नहीं बल्कि 5% लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, वो लोग 10 लाख की सेल करके 10 लाख पे सेल टैक्स लेते हैं और शो ये करते हैं कि मैंने सेल 18,000 की की और सेल टैक्स जमा 18,000 रुपये कराते हैं। यार मेरी बात समझ आ रही है? इतनी अंधेर नगरी है। उस वजह से उन्होंने कहा कि भाई जो बैंकिंग चैनल से ट्रांजैक्शन करेगा फिर उसको वो करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे आपने बकाया देखा होगा, वो कहते हैं कि अपनी रसीद ज़रूर लें। बल्कि मैंने यहाँ तक भी देखा कि उन्होंने कोई नाम भी रखा था कि जो बंदा जो है वो अपनी रसीद लेगा रेस्टोरेंट से और उसको फलान नंबर पे व्हाट्सएप करेगा या मैसेज करेगा, फिर उसके बाद कुरानदाजी होगी और इनाम भी मिलेगा। वो असल में इसीलिए ही था कि जो आप जब भी किसी रेस्टोरेंट ऐसे रेस्टोरेंट में जाएं जो आपसे सेल्स टैक्स ले, उससे आप इनवॉइस ज़रूर लें, उस पर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर देख लीजिए। वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी होगी तो फिर PRA होगा, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के तहत पंजाब रेवेन्यू का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। बहरहाल वो देखना चाहिए। लो सर, ये रेवेन्यू नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स की बात थी। टैक्स एज ए मीन ऑफ डेवलपमेंट, टैक्स के ज़रिए डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है? सर मैं आपको इसकी भी एक स्टोरी सुनाता हूँ कि वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ वो लाहौर में कहीं सफ़र कर रहे थे, तो उन्होंने अपने साथ एक बंदे को कहा कि यार लाहौर शहर में धुआं भी बड़ा हो गया है, रश भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसने कहा कि सर मेरे पास इसका हल ये है कि अगर इसकी फैक्ट्रियाँ लाहौर के अंदर जो फैक्ट्री है ना, अगर वो लाहौर से बाहर शिफ्ट हो जाए तो लाहौर खुला खुला भी हो जाएगा, साफ भी हो जाएगा, रहने के काबिल भी ज़्यादा हो जाएगा। अब उन्होंने सोचा कि लाहौर की फैक्ट्रियों को लाहौर से बाहर कैसे निकालें। खैर उन्होंने नोटिस भेजे कि लाहौर की फैक्ट्रियों की आप अपनी फैक्ट्री बाहर शिफ्ट कर लें, लेकिन बात नहीं बनी। फिर एक टैक्स के आदमी ने कहा कि सर इनको ऐसे नोटिस ना भेजें, इनको ये कहें जो बंदा अपनी फैक्ट्री लाहौर से बाहर शिफ्ट करेगा, एक इन्होंने बाकायदा जगह देखी और एलोकेट किया कि अपनी फैक्ट्री इधर शिफ्ट करें। जो बंदा अपनी फैक्ट्री इधर शिफ्ट करेगा उसको 5 साल तक टैक्स माफ। अब लोगों ने फौरन सोचा कि यार हमें तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। वो जनाब अपनी फैक्ट्री उस जगह पर शिफ्ट कर ली। आज उस जगह का नाम सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट है। सर समझ आ रही है? आपने गौर किया कि कैसे टैक्स जो है वो एज ए मीन ऑफ डेवलपमेंट है। हमने किसी जोन को फ्री जोन या इकोनॉमिक जोन करार दिया है और उसके हवाले से टैक्स इंसेंटिव जब बिजनेसमैन को मिला है तो बिजनेसमैन ने उसको ऑप्ट किया है, जिसकी वजह से फायदा क्या हुआ है? सर उस जगह पर नौकरियां भी नहीं निकली हैं, अपॉर्चुनिटीज भी बनी है, ओवरऑल प्रोस्पेरिटी भी आई अंडर डेवलप्ड एरिया। दिस इज टैक्स एज ए मीन ऑफ डेवलपमेंट है सर। अमीर आदमी पे ज्यादा टैक्स लगा के ज्यादा पैसा इकट्ठा करके मुल्क की डेवलपमेंट पे खर्च करना, सर ये दूसरा है। तीसरा, सर हाई कस्टम ड्यूटी इंपोज कर देना, imposition of high custom duty on import of luxury item या items already manufactured in Pakistan. This promotes local manufacturer and industry. क्लियर हो गया भाई? यस सर। टैक्स क्रेडिट ऑन चैरिटी / डोनेशन टू प्रमोट वेलफेयर। सर जी आपके मुल्क में जो परेशानी है चैरिटी और डोनेशन के ज़रिए उसको कंट्रोल किया जा सकता है, जो गुर्बत है उसके फैक्टर को
वो टैक्स क्रेडिट, और उसको उन्होंने क्या किया, जो इदारा चैरिटी रेज करता है और लोगों को फ्री खाना खिलाता है या मुल्क के लिए काम करता है, उस इदारे पे टैक्स माफ कर दिया। और जो बंदा उनको डोनेट करता है उसको टैक्स क्रेडिट मिल गया। दो फायदे हैं सर। टैक्स एग्जेम्पशन का मतलब होता है टैक्स माफ कर देना, टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है टैक्स में कमी कर देना। टैक्स एग्जेम्पशन का मतलब है टैक्स माफी, टैक्स क्रेडिट का मतलब है टैक्स में कमी, टैक्स इंसेंटिव का मतलब है टैक्स से रिलेटेड फायदा, कोई भी टैक्स का बेनिफिट है। सर टैक्स एग्जेम्पशन भी टैक्स इंसेंटिव है, टैक्स आधा टैक्स माफ कर देना, टैक्स में कमी कर देना, ये भी क्या है असल में इंसेंटिव ही तो है। यार मेरी बात पिक कर रहे हैं। तो वो कहता है जनाब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, imposition of high custom duty on import of luxury goods or item already manufactured in Pakistan. This promotes local manufacturer and industry. Tax credit on charity and donation to promote welfare activities. Tax exemptions to charity and educational institution to promote these activities. और टैक्स इंसेंटिव जो बंदा कर रहा है उसको टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया है, और जो डोनेट कर रहा है उसको टैक्स क्रेडिट मिल गया है। और सर एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट तो जो भी पाकिस्तान में करेगा एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स इनकम टैक्स नहीं होता। लो सर ये 1.3 सर जी ज़रा इसकी एग्जाम्पल करते हैं सर। मैंने आपके साथ सारे ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन को पढ़ा दिए। एक एग्जाम्पल है, 2 पास पेपर्स हैं, साथ के साथ कवर करेंगे। आप अलर्ट रहिएगा, पहला मैं आपको कराऊंगा, पास पेपर आप खुद कर रहे होंगे, मैं आपकी शीट पर आके चेक करूंगा। तो कॉपी पेंसिल चीज़ें ज़रा अलर्ट रखिएगा और सबसे पहले तो इसको सीख लें। अच्छा, अगर अमाउंट ट्रांसफ़र की जाए अदर देन बैंकिंग चैनल, बैंक ने कैश को डिस्करेज किया है, वो कहते हैं बैंकिंग चैनल के अलावा अगर अमाउंट ट्रांसफ़र की जाए तो टैक्स वालों से इनकम ट्रीट करेंगे और उस पर टैक्स लगाएंगे। इस टैक्स को लगाने का मकसद क्या है? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। सर जी ऑब्जेक्ट नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हमने सारे पढ़े थे, उसी को इस्तेमाल करना है। यहां पर उसने सारे टैक्स के कानून लिखे हुए हैं और वो पूछ आपसे ये रहा कि इस कानून को लागू करने का मकसद क्या है। सर जी आप अगर कैश ट्रांजैक्शन को इनकम ट्रीट करके टैक्स लगा रहे हैं तो असल में इसका मकसद है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। सर टैक्स ऑन मूवेबल एसेट्स ऑफ द टैक्स पेयर, मूवेबल एसेट्स ऑफ द टैक्स पेयर। सर जी मूवेबल एसेट से मुराद है गाड़ी। अगर आप अमीर आदमी के पास गाड़ी है, अमीर आदमी के पास जो गाड़ी है उस पर टैक्स लग रहा है और उसको टैक्स जब उससे लिया जाएगा जो गरीब आदमी पर इस्तेमाल होगा, अल्टीमेटली दिस विल लीड टू फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सर जी हाई टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, हाई टैक्सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स। जी भाई सर लग्जरी गुड्स अमीर बंदे की गेम है, उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर हाई टैक्स लगा रहे हैं। सर लग्जरी गुड्स की जो अमीर आदमी की इनकम है उस पर आप टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन आप जो है वो बुनियादी तौर पे चाह ये रहे हैं कि जनाब ये इसको ना इनकरेज ना किया जाए, डिस्करेज किया जाए कि लग्जरी गुड्स की इंपोर्ट ना करे। मैंने भी आपको बताया BMW पे 2 करोड़ का टैक्स आप इसलिए नहीं ले रहे कि आप पैसे इकट्ठा करना चाह रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि आप उसे डिस्करेज करना चाह रहे हैं। हाई टैक्सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, रिडक्शन इन इंपोर्ट ऑफ अननेसेसरी गुड्स एंड क्रिएट गुड बैलेंस ऑफ ट्रेड।
लग्जरी गुड्स की इंपोर्ट को डिस्करेज किया जाता है ताकि आपका आपका गुड बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर हो। सर फिर रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट को अलाउ किया जाता है, यानी वो खर्चा जो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है टैक्स वाले उसको इनकरेज करते हैं, यानी प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सर लग्जरी गुड्स की इंपोर्ट लोकल, अच्छा लग्जरी आइटम क्या पाकिस्तान में बन रही है या नहीं बन रही, पहले ये देखना पड़ेगा। अगर वो आइटम मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में हैवी बाइक नहीं बन रही, अगर गवर्नमेंट जो है वो हैवी बाइक की इंपोर्ट पर ज़्यादा टैक्स लगा देती है तो वो किस तरह लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहा, नहीं कर रहा। तो ये देखना जरूरी। अभी आज के दिन में ही एक सवाल मैं और करवाऊंगा, उसमें ये वाली डिस्कशन है, लेकिन लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स में असल में आप लग्जरी गुड्स की इंपोर्ट को डिस्करेज कर देते जी। अगर पाकिस्तान में भी वो आइटम बन रही हो जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर तो आप ये वाली बात कर सकते हैं ना, वो भी उस केस में कि अगर वो compete कर रही हो। लेकिन सर ये अननेसेसरी गुड्स में आप फॉल नहीं कर देगा ये? मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, तो मैं उनको सिर्फ समझा रहा हूँ उनके सवाल के जवाब में। ये तो लग्जरी गुड्स हैं, लग्जरी गुड्स का मतलब ही वो वाली गुड्स हैं जो अवॉइडेबल हैं, तो अवॉइड किए जा सकते हैं। सर जी 0 रेटिंग ऑन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे 0% टैक्स लगाना, एनकरेज करना एक्सपोर्ट को। सर टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, सर अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को डोनेट करना जी। वो कहता है टू प्रमोट कल्चर ऑफ पेमेंट एंड डोनेशन टू ओनली ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस। डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है सर, यानी आप ये कह रहे हैं कि जनाब जो डोनेट कर रहा है उसको क्या किया जाए, उसको टैक्स क्रेडिट दिया जाए, तो आप उसे एनकरेज कर रहे हैं ना डोनेट करने पर। सर टू टैक्स एग्जेम्पशन टू सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। सर जी आखिरी बात बड़ी मजे की है यार, यहाँ पर टैक्स जिसको लागू किया जा रहा है बढ़ाया जा रहा है, उसका मतलब है डिस्करेज करना। टैक्स जिसको कम किया जा रहा है माफ किया जा रहा है, उसका मतलब है इनकरेज करना। लेकिन बाज़ औक़ात वो ऐसी बात कर देता है कि जिसका जवाब रेवेन्यू कलेक्शन, यानी वो कहता है जो सैलरीड पर्सन है उस पर टैक्स। अब इसका मतलब हम ये लिखेंगे वो लोगों को डिस्करेज कर रहा है कि नौकरी ना करो, ये बात तो नहीं हो सकती ना। वो कहते हैं बिजनेस इनकम पे टैक्स, इसका ये मतलब तो नहीं वो लोगों को डिस्करेज कर रहा है कि बिजनेस ना करो, नहीं। जहां पर ये दोनों ना हो वहां पर फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचती है यार, रेवेन्यू तो आना ही आना है ना, पैसा तो इकट्ठा हो गया पाकिस्तान में आना ही आना है। तो वो एक आखिरी पत्ता है जो आपने अपने हाथ में रखना है, जहां पर टैक्स लागू किया जा रहा होगा वहां पर आपने ये वाली बात करनी। लो सर ये मैं आपके साथ कर चुका, अब थोड़ा सा मुझे पास पेपर को देखना है। पास पेपर में भी ये वाले सवाल आए हुए हैं। ये वाला सवाल मैं आपको खुद करने के लिए इसलिए नहीं दे सकता था क्योंकि ये मैंने आपको प्रैक्टिस कराना था। ये वाला क्वेश्चन आपने अभी खुद करना है, करें सर। ये पॉज कर दीजिए सर जी, 1 बाय 1 टैली कीजिए। हाई टैक्स रेट ऑन हाई इनकम जी, क्या लिखा है इसका? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अमीर आदमी पे ज्यादा टैक्स लगाना ताकि अमीर से पैसा मिले और गरीब पर खर्च हो, ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। हाई टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, discourage the import of luxury goods. Tax carried on donation to approved institution,
एनकरेज या प्रमोट द डोनेशन, इतना लिखना ठीक नहीं है। प्रमोट द डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन पूरा लिखना चाहिए। टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपके पास नहीं है, ये आपके उसमें नहीं है ना। आपके पास टोटल 7 है यार। अब इब्राहिम को बुला लें जी। अगला पॉइंट, टैक्स क्रिएशन ऑफ टैक्स फ्री जोन। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, या ये जो हमने अभी ये शहबाज शरीफ वाली सारी स्टोरी सुनाई है वो, सर मैं इसलिए पीछे आ रहा हूं कि आपको वो वाली बात बता दूं जो मैंने आपको अभी बताई है, ये वाली इसी तरह ही लिखा हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, ये इसका जवाब बनता पूरा। अच्छा जी, पास पेपर था 6, टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज जी। इनकम है सर, इनकम। अब यहां पर आप नहीं कह सकते कि भाई हम टैक्स इसलिए लगा रहे हैं इनकम को डिस्करेज करें। यहां पर अल्टीमेटली क्या आएगा, टू जनरेट रेवेन्यू। ठीक हो गया सर जी। टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन नॉट मेड थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, 0 रेटिंग। टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। सर जी ये जो फाइल मैंने यूज कर रहा हूं इस वक्त, ये हो गया सर, 1 मिनट ये बंद कीजिएगा। हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग कर रहे हैं, अभी करेंगे सर मेरे साथ, जल्दी से शुरू हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ी देर कैमरा रख के कैमरा पॉज कर दीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चे भी सारे पॉज करके इसको कर रहे होंगे, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। लो सर, स्टेट 1 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स लॉज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सर जी ये तकरीबन 10 केसेस थे और वो एक ही बात कहता था। ऑब्जेक्टिव बताएं, एक ऑब्जेक्टिव बता दें। हाई टैक्स रेट ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, हाई टैक्स रेट ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इनका अब लग्जरी का लफ्ज उसने इस्तेमाल नहीं किया, आप भी मत कीजिए। इनका डिस्करेज करना इंपोर्ट को ताकि गुड बैलेंस ऑफ ट्रेड क्रिएट हो सके, ये इसका आंसर बनता है। इतना विजिलेंट रहना है कि यार वो सवाल क्या कर रहा है। 0 रेटिंग अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 जी। एंड डिक्रीज इन सेल्स टैक्स रेट, सेल्स टैक्स रेट को डिक्रीज करने से अल्टीमेटली हमने अभी बताया प्राइस लेवल को मेंटेन करने के लिए बाजू का सेल्स टैक्स रेट कम किया जाता है। तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इज द राइट आंसर। डिक्रीज इन सेल्स टैक्स रेट टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। टैक्स ऑन रिसीट, कैश डिपॉजिट या विड्रॉन। सर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। सर इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स हॉलीडे पीरियड फॉर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्रीज जी। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्री पे टैक्स माफ कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, एनकरेज कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। अब ये टैक्स हॉलीडे पीरियड का लफ्ज पहली बार जिंदगी में बच्चों ने पढ़ा था, लेकिन यार इतनी तो समझ आ रही ना कि टैक्स में रियायत कर रहे हैं, तो फिर उसको उसके मुताबिक आपने देखें। ये मौके पर हल करना एक दूसरा आर्ट है। जो सेंस आपके डेवलप हो चुके हैं, जिसके करीब करीब है वो लिख लें। हाई टैक्स रेट ऑन इंटरेस्ट इनकम जी। सर इंपोर्ट की तो बात ही नहीं हो रही।
इंटरेस्ट रेट, आप क्या बात कर रहे हैं? बोरिंग जी नहीं जी, और कोई? सर जी आपकी आपके बेसिकली लोग, गवर्नमेंट चाहती है कि लोग बिजनेसेस ज्यादा करें, ना कि बैंक में पैसे रखवा के तो सूद लेते रहे। तो बिजनेस एक्टिविटी को इनकरेज करना या प्रॉफिट ऑन डेट को डिस्करेज करना, इंटरेस्ट को डिस्करेज करना, बिजनेस एक्टिविटी को इनकरेज करना। ठीक हो गया? इसका आपने किताब में एक और भी लिखा था, जरा देखें क्या लिखा है बुक में। सेविंग इन बैंक अकाउंट। अल्टीमेटली ये बात कह दें या ये कह दें कि जनाब बिजनेस को इनकरेज करना। सर जी मेरी बात पिक कर रहे हैं? ये वाली बात है। हाई टैक्स रेट ऑन इंटरेस्ट इनकम के बाद अगर डिक्रीज इन टैक्स रेट फॉर ऑनलाइन सेल, प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन सेल, ई शॉपिंग कह रहे हैं, ऑनलाइन सेल्स कह रहे हैं। टैक्स क्रेडिट टू पर्सन फॉर एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट जी, उन बिजनेसेस को प्रमोट करना जो फ्रेश ग्रेजुएट एम्प्लॉय करते हैं। हाई टैक्स रेट ऑन लग्जरी आइटम, डिस्करेज इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, ये लिखा है। डिस्करेज लग्जरी गुड्स लिखा है, ये भी गलत है। सर जी सुने, पाकिस्तान में अगर मिसाल के तौर पे एक आइटम, पाकिस्तान में एक प्लांट लगता है स्पोर्ट्स कार बनाने का, तो वहाँ पे बंदे के बच्चे नहीं काम करते हैं, तो उन वहाँ पर जो लग्जरी कार बन रही है उसके वाले से क्या, उस पर अगर टैक्स ज़्यादा लगाया जा रहा है तो उसका मकसद ये है कि आप उसकी प्रोडक्शन को डिस्करेज करें? नहीं। अमीर आदमी महंगी चीज खरीदता है, उससे ज्यादा टैक्स वसूल करके गरीब आदमी पे खर्च करना, ये कॉन्सेप्ट है। यार मेरा पॉइंट पिक कर गए हो? ये असल कॉन्सेप्ट है। सर हाई टैक्स रेट ऑन लग्जरी आइटम्स के बाद है अलाउ एक्सपेंडिचर इन, यानी प्रमोट करना रिसर्च एंड। सर जी ये बड़ा पुराना सवाल नहीं है, ऑटम 21 का सवाल है। तो मैंने आपको फर्स्ट डे पे रिलेटेड पास पेपर भी करा दिए। अब सर ये जो आपने एग्जांपल अभी करवाई थी उसमें इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स था, उसमें गुड बैलेंस ऑफ ट्रेड था, ये सिर्फ लग्जरी आइटम्स है, इसलिए डिफरेंस आ रहा है। हाँ तो वो तो इंपोर्ट की बात ही नहीं कर रहा, तो हम कैसे इंपोर्ट की बात कर सकते हैं? जो है उसका होगा गुड बैलेंस ऑफ ट्रेड, और सिर्फ जो लग्जरी आइटम्स पे हाई रेट टैक्स है उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट। जाहिर बात है, अगर इंपोर्ट की बात आएगी तो वो कहेगा ना ये वाली गुड बैलेंस और ट्रेड वाली बात। यहां पर सिर्फ लग्जरी गुड्स की बात करें, लग्जरी गुड इंपोर्ट की बात करता तो इंपोर्टेड बात करते आप। सर एक क्वेश्चन है जी प्लीज। सर, जो पॉइंट 3 था उसमें था कि डिक्रीज इन द सेल्स टैक्स रेट, तो हाँ। उसका लिखा हुआ ये है कि हमने काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ओरिजिनेट द प्राइस। बिल्कुल हो सकता, बिल्कुल हो सकता है ये। हाँ बिल्कुल हो सकता है, सही भाई ने बात की है। अच्छा जनाब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मेरा बस दिल ये है कि आप इंटरेस्टेड रह के इस 2 घंटे में एक्टिविटी करते रहें। सर जी मैंने अब तक आपको प्रैक्टिकली एक लेक्चर पढ़ाया है, जो एक रेगुलर क्लास का एक लेक्चर होगा। थोड़ा सा हम आगे कोशिश करेंगे और फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। सर जी एडम स्मिथ कैनन्स ऑफ टैक्सेशन आर एज फॉलोज। सर एडम स्मिथ ने कहा था टैक्स के कुछ उसूल होते हैं। सर जी मेरे साथ चल रहे हैं? मैं जिस अप्रोच से आपको चला रहा हूं आप थकेंगे नहीं। अगर मैं आपको बैक टू बैक थ्योरी कराता रहूंगा तो आप 6 घंटे में पूरे हो जाएंगे। मैंने आपको स्लो साथ साथ सवाल, साथ साथ एक्टिविटी, साथ साथ सवाल, कोशिश है कि जो काम इधर हो जाए वही बेहतर है।
क्योंकि घर जाके आपने सिर्फ इसको तैयार करना हो। ठीक हो गया भाई? लो सर, एडम स्मिथ कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। अब जरा फिर आ जाओ, फिर एब्जॉर्ब करने की पोजीशन में आ जाओ। आप तकरीबन पिछले आधे घंटे से, मैंने नोट किया आधा घंटा हो गया, मैंने आपको कोई नई बात नहीं बताई। जितना 1 घंटे में पढ़ाया था उसको आधे घंटे में अप्लाई करवाया है। तो सर इसकी टेक्निक और है, आप मेरे साथ चलते रहें और अटेंटिव रहें बस। अब मैं आपको दोबारा डाटा आपकी तरफ थ्रो करने लगूँ। अब दोबारा एब्जॉर्ब करने वाला मोड ऑन करें और मेरे साथ चलें। 4 चीज़ें हैं जिसके बारे में एडम स्मिथ कहता है टैक्स के निज़ाम में 4 चीज़ें होनी चाहिए। सर पहला सर्टेनिटी, टैक्स लायबिलिटीज शुड बी क्लियर एंड। दूसरा कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट। सर मैं इसकी मिसाल सर्टेनिटी की हमेशा ये देता हूँ, हमेशा ही पेट मिसाल है कि भाई अगर हम लोकल मार्केट में शर्ट लेने चले जाएं तो दुकानदार हमें कहता है कि ये मिसाल के तौर पे शर्ट 2000 की है, हम उसे कहते हैं नहीं यार ये शर्ट 1200 की है। फिर दुकानदार 200 कम करता है, फिर हम 100 बढ़ाते हैं, हम 1300 कहते हैं, वो 1800 कहता है। खैर कहीं मिल के बाद 1500 पे ख़त्म हो जाती है। 1500 की हम शर्ट खरीद के मुतमईन नहीं होते क्योंकि हमें लगता है कि उसने 1200 की दे देनी थी। दुकानदार भी मुतमईन नहीं होता, दुकानदार को लगता है कि ये 1800 की निकल जानी थी, मुझसे जल्दबाजी हो गई है। इन दोनों केस में एक प्रॉब्लम थी मेन, सर्टेनिटी नहीं। आप यही यूनिवर्स शॉप पे चले जाएं, आप उसके तरले ले ले, वो आपको 1 रुपया कम नहीं करेगा। आपने भी चुप करके जाना है। ये शर्ट है, प्राइस टैग देखना जी, मिसाल के तौर पे 6000 पे लिखा हुआ है, 50% ऑफ है तो 3000 की मिलेगी। 3000 दे के बाहर आ जाने, आपने कहना यार तेरी मेहरबानी है, आपने इस तरह की तो कोई बात नहीं करनी। ये होती है सर्टेनिटी। आपको पता है यहाँ पर कीमत, सर टैक्स लेने वाले बंदे का भी कंफर्म होना चाहिए और टैक्स देने वाले बंदे का भी कंफर्म होना चाहिए कि इसका कितना टैक्स बनता है। सर जी मेरी बात पिक कर रहे हैं? ये दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। टैक्स लेने वाला बंदा और टैक्स देने वाला बंदा बोथ जो है, इनको बड़ा क्लियर और सर्टेन होना चाहिए कि कितना टैक्स बनता है। कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट, कन्वीनियंस कहते हैं आसानी को। सर अव्वल तो बंदा टैक्स देना ही नहीं चाहता, और अगर वो टैक्स देना आ ही गया तो उसको सहूलत दे, उसको आसानी दे ताकि वो टैक्स जमा करवा दे। और टैक्स जमा कराने वाले के लिए इतनी मुश्किलें ना पैदा करें। आज एफबीआर का सिस्टम ऐसा है कि आप घर बैठे बैठे ही पोर्टल पे अपनी रिटर्न फाइल करें और घर बैठे बैठे ही अपने अकाउंट से टैक्स पे कर दें। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? कन्वीनियंस है। वो कहता है टाइम और मैनर कन्वीनियंट होना चाहिए, आसान होना चाहिए। सर इक्वालिटी, सब लोगों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, सब लोगों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, टैक्स को कलेक्ट करना इतना महंगा ना हो कि टैक्स की कलेक्शन डिस्करेज हो जाए। टैक्सेस शुड नॉट बी एक्सपेंसिव टू कलेक्ट एंड शुड नॉट डिस्करेज बिजनेस को डिस्करेज ना। और यार मुश्किल तो नहीं लग रहा? जल्दी से एक बार रीड करो फिर आगे चलो।
चलूं आगे भैया? सर प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी, लेवी कहते हैं लागू करना, इम्पोज। होता यह है टैक्स को हमारी मर्जी नहीं है कि हम दिल चाह रहा है दे दें, दिल नहीं चाह रहा ना दे। टैक्स लागू किया गया है, टैक्स हमें देना ही पड़ेगा, टैक्स इम्पोज्ड है। सर समझ आ रही है? ये फर्क होता है। सर जो टैक्स लागू किया गया इसके 3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला है बेनिफिट प्रिंसिपल, वो कहता है जो गवर्नमेंट से जितना फायदा लेता है उसको उतना ज्यादा टैक्स जमा करवाना चाहिए। ये क्या, इंडिविजुअल शुड बी टैक्स इन प्रोपोर्शन टू द बेनिफिट दे रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट से जितना बेनिफिट वसूल करता है उसको उतना ज्यादा टैक्स जमा कराना चाहिए। Taxes should be paid to those who receive their direct benefit from government programs and project. Taxes उनको पे करने चाहिए जो डायरेक्ट बेनिफिट लेते हैं गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट से। जो बंदा मोटरवे पर चढ़े, मोटरवे पर जाएगा वही टोल टैक्स पे करेगा ना। तो भाई टैक्सेस should be paid by those people who receive their direct benefit from government. ये बेनिफिट प्रिंसिपल है। दूसरा एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, जिसकी जितनी हैसियत है, जितनी पसली है, उसको उतना टैक्स अदा करना चाहिए। अमीर आदमी को ज्यादा, गरीब आदमी को कम। क्यों? उसकी हैसियत ज्यादा है। तो भाई मिसाल के तौर पे 1,50,000 रुपये पर मंथ कमाने वाले पे कोई टैक्स नहीं है कि उसकी हैसियत कम है। 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाले पे कम टैक्स है, 5 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाले पे ज्यादा टैक्स है। यार मेरी बात समझ आ रही? उसकी हैसियत बढ़ रही है, उस पे टैक्स बढ़ रहा है। और उससे ज्यादा काम की बात यार ये, अच्छा ठीक है, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना टैक्स। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, वो कहता है सब लोग फिक्स परसेंटेज पे टैक्स जमा कराएं। सेल्स टैक्स नहीं, इनकम की बात हो रही है। एक बात समझे, जिसकी इनकम जितनी भी है रेट फिक्स हो। कंपनीज पे रेट 29% फिक्स है, कंपनी पे रेट 29% फिक्स है। जो कंपनी 1 लाख कमाएगी वो भी 29% देगी, जो कंपनी 100 करोड़ कमाएगी वो भी 29% देगी। सर समझ आ रही है? जबकि अब ये इक्वल डिस, वो कहता है परसेंटेज सेम रखो। 1 लाख वाला 29,000 कराएगा टैक्स जमा, 10 जो 100 करोड़ कमा रहा है वो 29 करोड़ कमाएगा, 29 करोड़ देगा। परसेंटेज सेम रखो, जो जितना फायदा उठा रहा है वो उतना टैक्स देगा, जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना टैक्स देगा। सब लोगों को फिक्स परसेंटेज के तहत टैक्स देना चाहिए। ऑटोमेटिकली अमीर ज्यादा दे रहा होगा, गरीब कम दे रहा होगा। यार मेरी बात समझ आ रही है? जैसे कंपनीज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है और इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल्स में जो इंडिविजुअल पे टैक्स लगता है उस पर एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल अप्लाई होता है। सर जी काइंड्स ऑफ टैक्सेशन में यही बातें ही हैं, दूसरे अंदाज से कही भी। वो कहता है फेयर और फ्लैट टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, जिसकी जितनी भी इनकम हो फिक्स परसेंटेज उसकी इनकम पे लागू की जाएगी। अमीर बंदा ज्यादा टैक्स देगा, गरीब बंदा कम टैक्स देगा। वो कहता है एबीसी लिमिटेड की इनकम 1 मिलियन है, वो भी 29% टैक्स दे रहा है। XYZ लिमिटेड की इनकम 10 मिलियन है, वो भी 29% टैक्स दे रहा है। ऑटोमेटिकली देखो 10 लाख वाला 2,90,000 टैक्स दे रहा है और 1 करोड़ वाला 29। यार गौर कर रहे हो? इनकम बढ़ रही है। एक जुमला लिख देता हूं सर, इनकम बढ़ेगी
तो टैक्स रेट भी बढ़ेगा, नहीं इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा, टैक्स रेट क्या रहेगा, सेम। सर समझ आ रही है? आगे आ जाओ। प्रोग्रेसिव टैक्स, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा लेकिन टैक्स रेट भी बढ़ेगा। अब गौर करना, इनकम थी 1 मिलियन, टैक्स रेट था 10%, इनकम थी 10 मिलियन, टैक्स रेट था 30%। गौर करना, इनकम बढ़ी तो टैक्स रेट भी बढ़ा। इसी को ही एबिलिटी टू पे कहते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स को ही एबिलिटी टू पे कहते हैं, यानी इनकम बढ़ रही है तो टैक्स भी बढ़ रहा, इनकम बढ़ रही है तो टैक्स भी बढ़ रहा है और टैक्स रेट भी बढ़ रहा। प्रोग्रेसिव टैक्स, इनकम बढ़ेगी टैक्स भी बढ़ेगा, टैक्स रेट भी बढ़ेगा। इनकम बढ़ रही है, टैक्स बढ़ रहा है, लेकिन टैक्स रेट नहीं बढ़ रहा। दिस इज प्रोपोर्शनल टैक्स। इसी को ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल कहा जाता है। यार मेरी बात समझ आ रही है? इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ये जो मैं आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल के साथ, ये देखो मैंने बोल्ड करके लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल, और एबिलिटी टू पे करके वो देखो मैंने बोल्ड करके लिखा हुआ है प्रो। यार मेरी बात पिक कर गए हो? लो सर, एक गल रह गई, उसके बाद आपको मैं 3-4 मिनट दूंगा कि एक बार ये पूरा सफा पढ़ लें। रिग्रेसिव टैक्स, इनकम बढ़ेगी टैक्स फिक्स रहेगा, टैक्स रेट कम होगा। आपको एक बात बताऊं, प्रोपोर्शनल टैक्स का भी इनकम और टैक्स रेट का ताल्लुक है, प्रोग्रेसिव का भी इनकम और टैक्स रेट का ताल्लुक है, रिग्रेसिव का भी इनकम और टैक्स रेट का ताल्लुक है। इनकम बढ़े और टैक्स रेट बढ़े, दिस इज फ्लैट टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स। इनकम बढ़े और इनकम बढ़े और टैक्स रेट फिक्स रहे, दिस इज फ्लैट टैक्स। इनकम बढ़े और टैक्स रेट भी बढ़े, दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्स। इनकम बढ़े और टैक्स रेट कम हो, दिस इज रिग्रेसिव टैक्स। भाई मेरी बात समझ आ रही? असल में ये जो टैक्स होता है ना रिग्रेसिव, इसके अंदर खास बात ये होती है कि टैक्स अमाउंट में फिक्स होता। अब जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसके लिए कम होगा। यार हर बंदे को कहा जाए यार अभी 100 रुपया जमा कराओ, जिसकी जेब में 200 रुपया उसके लिए वो उसका 50% है, और जिसकी जेब में 1000 रुपया उसका वो 10% है। तो जिसकी जेब में 200 रुपया उसको ज्यादा तकलीफ होगी, जिसकी जेब में 1000 है उसको। यार ऐसे होता है या नहीं होता? सेम यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। जब गवर्नमेंट क्या देती है ना, हर बंदे पे 10,000 का टैक्स लगेगा, तो जिसकी तनख्वाह 20,000 होती है ना उसकी जान निकल जाती है। तो जिसकी तनख्वाह 10 लाख होती है वो कहता खैर है कोई गल नहीं। समझ आ रही है? ये जुल्म है। आपको पता है सेल्स टैक्स रिग्रेसिव टैक्स है, सेल्स टैक्स रिग्रेसिव टैक्स है। अब मेरी बात आराम से सुनो। एक वो बंदा जिसके पास मोटरसाइकिल खरीदने के पैसे नहीं है, वो अपने दोस्त से मोटरसाइकिल लेके उसमें पेट्रोल डलवाता है, तो वो भी 260 रुपए का फ्यूल है जी, 260 रुपए के फ्यूल पर वो भी 60 रुपए ही टैक्स दे रहा होता है। और वो बंदा जो नई BMW निकलवा के आया वो भी फ्यूल डलवाता है, वो भी 260 रुपए पर 60 रुपए दे रहा होता है। यार मेरी बात पिक कर रहे हो? अमीर आदमी को तो फर्क नहीं पड़ रहा 60 रुपए के टैक्स, गरीब आदमी को फर्क पड़ रहा है। सर ये जो असल पॉइंट है ये है रिग्रेसिव टैक्स। आपने भी एक बच्चे ने कहा था सेल्स टैक्स, मैंने उसे कहा था नहीं सर। अब सुनो, एक बच्चे ने सवाल किया
सर जी सेल्स टैक्स तो 18% ही है गरीब आदमी पर भी और अमीर आदमी पर भी। तो इसका जवाब है सर हम ये वाला जो पढ़ रहे ना काइंड्स ऑफ टैक्सेशन, इनकम के साथ टैक्स को रिलेट कर रहे हैं। ये बड़ी अहम बात है, ध्यान से सुनना। इनकम के साथ टैक्स को रिलेट कर रहे हैं, नहीं तो वाकई यार 18% है तो फिर ये तो रिग्रेसिव नहीं होना चाहिए, सेल टैक्स को फ्लैट टैक्स होना चाहिए। नहीं, हम इनकम के साथ सेल्स टैक्स को कंपेयर कर रहे हैं। जिस बंदे की इनकम 10 लाख है वो भी पेट्रोल डलवाता है तो 60 रुपए टैक्स देता है। जिस बंदे की इनकम 10,000 है वो भी पेट्रोल डलवाता है तो 60 रुपए टैक्स देता है। इनकम के बढ़ने से कम होने से तो फर्क नहीं पड़ा सर, इसीलिए कह रहा हूं ये प्रोपोर्शनल टैक्स नहीं है, ये रिग्रेसिव टैक्स है। अमाउंट ऑफ टैक्स फिक्स है, अमीर आदमी के लिए ये कम है, गरीब आदमी के लिए ये ज्यादा है। अ टैक्स दैट चार्जेस हाई टैक्स रेट टू अ लो इनकम पर्सन एंड लो टैक्स रेट टू अ हाई इनकम पर्सन, ये जुल्म है। गरीब आदमी से ज्यादा परसेंट टैक्स लेना, अमीर आदमी से कम परसेंट टैक्स लेना। वो कहता है रिग्रेसिव टैक्स इज जनरली अ टैक्स दैट इज अप्लाइड यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली समझते, सब लोगों पे एक जैसा ही अप्लाई होता है। ये लाख लाख रुपए सारे दे रहे हैं, सब लोगों पे एक जैसा ही अप्लाई हुआ है। अब ये अमीर आदमी के लिए सख्त नहीं है लेकिन गरीब आदमी के लिए सख्त है। इट हिट्स लोअर इनकम इंडिविजुअल हार्ड, उसके लिए वो सख्त होता। सर जी आवाज देखिएगा, ठीक है आवाज। अच्छा जनाब, मैंने आपको प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेस, यार ये तीनों समझ आ गए। इन तीनों को कनेक्ट भी किया किसके साथ? एबिलिटी टू पे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और बेनिफिट प्रिंसिपल। जल्दी से ये 6 बातें पढ़ ले, आपके पास 4-6 मिनट है, उसके बाद आगे चलूंगा। मुझे क्या करना चाहिए? सर जी मुश्किल तो नहीं लग रहा?
सर जी मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया, तकरीबन आपका 55% चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ाऊँगा, प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम भी, फिर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये दो हिस्ट्री ओवरव्यू देंगे। कल इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। पास पेपर मैंने जिस पे टाइम लगना था पास पेपर पे वो सारे करा दिए हैं, ये देखो। बाकी जो पास पेपर हैं ये बिल्कुल सीधे सीधे रट्टे वाले हैं सर। लो सर इंशाल्लाह कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लो सर इंशाल्लाह कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी।